नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाज़िर हैं। हाज़िर तो हैं ही, पहले कहीं नहीं गए थे। तो आज हम बात करेंगे शब्द विचार के बारे में, जो कि हमारे हिंदी के सफ़र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पड़ाव है, शब्द विचार। अच्छा, ये इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? ये शब्द विचार के नीचे क्या चीज़ आ गई? ये t.me mindurlang है क्या? तो दोस्तों, जो लोग हमसे जुड़े हुए नहीं हैं टेलीग्राम पर, स्पेशली टेलीग्राम वो नहीं है जो पुराने ज़माने में चलता था। अगर आप नई पीढ़ी से जुड़े हुए लोग हैं तो आपको समझ आना चाहिए टेलीग्राम नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है, जिस पे एक शानदार, बहुत ही शानदार जानदार ग्रुप है, जिसके महान एडमिन श्री शिवम जी और एक और एडमिन है अन्य श्री पद्मानंद जी, और उनके साथ ही कई और एडमिन हैं, जिनके सभी के अगर नाम लूँगा तो वीडियो में उन्हीं के नाम आएँगे, आगे हम पढ़ नहीं पाएँगे। लेकिन काफ़ी एडमिन्स के बीच ये ग्रुप बड़े अच्छे से चल रहा है। डेली हम क्विज़ेज़ करते हैं। क्विज़ेज़ करते हैं मतलब इंग्लिश और हिंदी के लिए हम कुछ इंटरैक्टिव क्विज़ेज़ करते हैं, जिनमें लास्ट में लिस्ट भी आती है। हालाँकि हम ऐसे करने वाले पहले नहीं हैं, हमसे पहले भी काफ़ी लोग कर चुके हैं। क्विज़ेज़ काफ़ी ग्रुप्स में होती हैं। और उन्हीं को देख करते हैं, हम तो कॉपी पेस्ट वाली क्विज़ करते हैं। चलिए आप ये सब छोड़िए, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। इसके अतिरिक्त अगर आपको लिंक से नहीं जाना, तो आप सिंपली वहाँ जाके टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में और सर्च कर सकते हैं क्या? माइंड योर लैंग्वेज। मतलब मैं आपको कोई चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, बस ये हमारे ग्रुप का नाम है, थोड़ा यूनिक सा है। और इसके बारे में काफ़ी बार वाद विवाद भी हुए हैं, लेकिन चलो चलते हैं हमारे टॉपिक पे। बात से भटकेंगे नहीं, जो हम हिंदी के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो आपने सुना हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज पढ़ेंगे शब्द विचार। नहीं मिट रहा है तो कोई बात नहीं, हमारी क्या गलत है, नीचे चलते हैं सीधे। तो शब्द विचार, आज आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक नई तरह की ऐप मैंने इंस्टॉल की है, आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें। बड़े बड़े लिखे भी हैं मैंने, बंदा तो कमाल का हूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं शब्द से। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। अब सार्थक वर्ण समुदाय क्यों कहा भाई इसने? दूसरे शब्दों में कहें तो एक अक्षर या एक से अधिक अक्षरों का समूह है, जिसका कुछ अर्थ होता है, शब्द कहा जाता है। जैसे पुष्प, पहाड़, लड़का, मैं, तुम और आप आदि। तो ये सारे शब्द कहलाते हैं। और सार्थक क्यों हैं? क्योंकि इनका अर्थ निकलता है। अगर मैं कहूँगा तो इसका अर्थ होगा कि मैं अ, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर रहा हूँ। वो जो आगे की बातें हम आगे और पढ़ेंगे, संज्ञा सर्वनाम सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो एक बार सिंपली यह समझ लेते हैं कि अ, एक सार्थक शब्द क्या होता है, जो पिछले लेसन में भी मैंने समझाया था। तो सार्थक शब्द यही होगा कि अगर कहीं पर पै लिखा है, हटवे, हाँ, तो कहीं पे पै लिखा है, तो इसका अर्थ हम कुछ निकाल नहीं सकते ना, पै का अर्थ क्या होगा? और कहीं पे अगर पै के आगे पा, आ की मात्रा लगाकर और फिर वापस पै लिखा है, तो ये 414 नहीं है भैया, ये उसके ऊपर ये रेखा लगेगी तो पाप बन जाएगा। तो इसका अर्थ हम समझ सकते हैं कि ये है क्या? पाप। इसका अर्थ हम समझ सकते हैं कि पाप आखिर होता क्या है, जबकि पै का अर्थ हम नहीं समझ सकते थे। देखिए कितने सुंदरता से पढ़ा रहा हूँ, कितना समझा रहा हूँ, कितनी बढ़िया एनोटेशंस दे रहा हूँ बीच में। मेरे जैसा अध्यापक मिलना तो आपके सौभाग्य की बात है। चलिए आगे की चर्चा करते हैं शुरू। हमारे स्कूल में अच्छे डस्टर हुआ करते थे, डस्टर बोलते थे हम। शब्दों का वर्गीकरण, नोट शब्दों का वर्गीकरण। साधारणतः शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया जाता है। ये आधार निम्नलिखित हैं भाई, निम्नलिखित है भैया, ऊपर लिखित नहीं है, ध्यान से देखिएगा। तो निम्नलिखित क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और विकार के आधार पर ये क्या है? शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। तो बच्चों समझ गए होंगे आप अच्छे से।
नहीं समझे तो हम आगे इन्हीं की चर्चा करेंगे कि ये सारे हमने अलग अलग किस प्रकार के वर्गीकरण बताए हैं। सबसे पहले जानते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। आपको हल्का हल्का म्यूजिक भी आ रहा होगा, ये मैंने इसमें बैकग्राउंड में ऐड नहीं किया है, हालांकि है ये मेरे बैकग्राउंड में भी। मुझे रात को नींद नहीं आती इस म्यूजिक के कारण। आस पड़ोस में कुछ वैवाहिक समारोह हैं, तो चलिए छोड़ते हैं उस बात को। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब इन तीनों को हम समझेंगे कि ये तीन किस प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं। तो रूढ़ जो है, रूढ़ वे शब्द हैं जिनका खंड नहीं हो सकता। यदि इन शब्दों को खंडित कर दिया जाता है तो उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे नाक, कान, घर, जल, फल, शिला, सीता, राम, हल, रात। किसी का भी खंड करके देख लीजिए। देखते हैं हम, इतने शब्द मैंने लिखे हैं, टाइप किए हैं बेसिकली, तो किसका खंड करते हैं देखते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 100 चलो छोड़ते हैं, एक शब्द सुनते हैं, सीता। तो सीता जो शब्द है, इसका अगर खंड करें तो सी, इसका कोई अर्थ है नहीं। ता, अब इनका अलग अलग कोई अर्थ है नहीं। तो शब्दों के भेद जो व्युत्पत्ति के आधार पर है, उनमें से रूढ़ वे शब्द हैं जिनका कोई खंड नहीं हो सकता। सीता क्या है? सीता एक रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है। सुंदर हैंडराइटिंग है मेरी। रूढ़ का अर्थ ये होता है कि जिसमें परिवर्तन की संभावना न के बराबर हो या न ही हो, वही रूढ़ होता है। पिछले अध्याय में भी हमने एक जगह रूढ़ की चर्चा की थी। अब यौगिक शब्दों के बारे में जानते हैं। यौगिक वे शब्द जिनका निर्माण अन्य शब्दों के या प्रत्ययों के जोड़ से होता है, यौगिक कहलाते हैं। अब प्रत्यय क्या होता है वो आगे आप पढ़ेंगे, आपको पता भी होगा ऑलरेडी। सबसे काफ़ी लोगों को पता होगा। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, शब्द के पीछे, हमारे पीछे नहीं। ठीक है, तो उदाहरण स्वरूप पाठशाला। अब भाई ये रूढ़ शब्द है नहीं, पाठशाला ये क्या है? यौगिक शब्द है। ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक है, अब पाठ अलग हो गया और शाला अलग हो गया, तो रूढ़ वाला रूल तो इसमें लग नहीं रहा। क्योंकि रूढ़ होता तो, अगर सिर्फ पाठ होता तो हम कह सकते थे कि पाठ एक रूढ़ शब्द है, लेकिन पाठशाला एक यौगिक शब्द है। क्यों? क्योंकि अब इधर ला नहीं रहा, ठीक है, तो इसलिए ये है रूट यौगिक शब्द, क्योंकि इसमें पाठ भी है और शाला भी है, दो अलग अलग शब्दों का योग हुआ है, इसलिए हम इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, ये आप आसानी से समझ गए होंगे। इरेजर काम नहीं कर रहा ढंग से। तो व्युत्पत्ति के आधार पे हमने रूढ़ और यौगिक शब्दों के बारे में समझा। अगर कोई डाउट हो तो आप निसंदेह कमेंट में लिखिए। डाउट ना हो तो लाइक देकर एक कमेंट में लिख दीजिए सुंदर लगा वीडियो। फिर तीसरा हम देखते हैं योग रूढ़। अब योग रूढ़ है क्या? दोनों शब्दों का यौगिकरण कर दिया हमने, पहले जो हमने पढ़े थे रूढ़ और यौगिक तो ये योग रूढ़ क्या आ गया? तो योग रूढ़ को जानते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। योग रूढ़ शब्द दूसरे शब्दों के योग से निर्मित होते हैं। खंड करने पर इनके प्रत्येक खंड या योग का अपना अर्थ होता है, परंतु जब दोनों खंडों को एक कर दिया जाता है तो उस शब्द का अपना एक विशेष अर्थ होता है। इस प्रकार, मैं ज़्यादा उत्तेजित हो गया भावनाओं में। इस प्रकार योग रूढ़ वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं। भाई क्या बनते हैं? दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं, और प्रत्येक योग का अपना अर्थ होता है, तथापि उनका एक विशेष अर्थ होता है। अब इनका खंड भी कर दिया जाए तो प्रत्येक योग का एक अलग अर्थ होगा और उनका एक विशेष अर्थ होता ही होगा, तभी वो जुड़ के एक योग रूढ़ शब्द बनते हैं। उदाहरण, जलज में जल का अर्थ है, जलज में जल का अर्थ क्या है? पानी है। ठीक है, जलज में जल का अर्थ पानी है, और जय का अर्थ है, जो सिर्फ जय शब्द है, देख लीजिए। अब यहाँ पे ये जो जय है, इसे हम अगर कहीं जल लिखा हुआ होता तो हम कहते कि जय, जल को अलग अलग कर देते हैं, जय रूढ़ शब्द है और जल रूढ़ शब्द नहीं है, ये हम कहते। लेकिन उस बारे में मेरी वो राय है नहीं सही, अभी इस बारे में बनी नहीं है क्योंकि पढ़ी नहीं है मैंने पानी और जय, जय का अर्थ है जन्म लेने वाला। इस प्रकार दोनों का अर्थ हुआ जल में जन्म लेने वाला। जलज का अर्थ हो गया भाई जल में जन्म लेने वाला,
लेकिन क्या केवल इसका अर्थ तो हमें पता है कि जलज कमल होता है, लेकिन जल में तो काफ़ी चीज़ें जन्म लेती है, काफ़ी बैक्टीरियाज भी होते हैं जल में, काफ़ी फंजीज भी वो पाई जाती हैं, काफ़ी पादप होते हैं अलग प्रकार के। तो हम सबको जलज थोड़ी कहेंगे, हम तो इसका जो विशेष अर्थ होता है अ, एक शब्द का, उस शब्द का, जलज का, उसी को ही मानेंगे ना। तो इस प्रकार दोनों का अर्थ हुआ जल में जन्म लेने वाला, ठीक है। परंतु यह शब्द जल में उत्पन्न होने वाले शैवाल आदि अन्य पदार्थों के लिए व्यवहृत नहीं होता है, वरन कमल के लिए रूढ़ हो गया है और उसे मात्र कमल का बोध होता है, उससे उससे मात्र कमल का बोध होता है। इसी प्रकार जलद कुशल पीताम्बर लंबोदर, लंबा उदर, हम ये नहीं कहेंगे किसी व्यक्ति का पेट लंबा है हर जगह। हाँ, लंबोदर है तो लंबोदर का अर्थ हम गणेश मानते हैं, श्री गणेश जी महाराज की जय हो। आज बुधवार भी नहीं है, चलिए जो भी वार है। तो आपने समझा कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। योग रूढ़ जो अलग अलग शब्द, दो भिन्न शब्दों से बनते हैं जिनका अलग अर्थ तो होता है, लेकिन उनका तीसरा अर्थ भी निकलता है। जलज का जैसे हमने देखा, जल और जय बन के जलज बना, ठीक है। जल का पानी हो गया, जय का हो गया जन्म लेने वाला, और उसका तीसरा अर्थ निकल गया कमल। वाह शानदार, क्या हिंदी तो वास्तव में बहुत वैज्ञानिक भाषा है। अब उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। व्युत्पत्ति का आधार वो था जो रूट होता है वहां से जोड़ना। अब उत्पत्ति का हम देखते हैं कि कैसे होता है उत्पत्ति। जो शब्द की प्रारंभिक अवस्था होती है वहां से लेके नवीन जो अवस्था है, या फिर जो विभिन्न भाषाओं से, अलग अलग जगहों से जो शब्द एकत्रित करके हमारी भाषा में दिए गए हैं, वो उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए जाएंगे। देखते हैं। उत्पत्ति के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। अब ये अग्रलिखित होना चाहिए, निम्नलिखित गलत किया है ये जिसने भी किया है, ये कौन मूर्ख है। पीडीएफ तो मैंने ही बनाई थी, चलो छोड़ दो। उत्पत्ति के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित है, अग्रलिखित है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इनमें काफी लोगों को दिक्कतें आज भी आती हैं। हिंदी में जिन लोगों के कई की परीक्षाएं होती है एसएससी जीएसटी की भांति, हिंदी में जिन लोगों के 50 से 60 मार्क्स से ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं या निकल पा रहे होते हैं, वो अक्सर इन शब्दों में भी फंस जाते हैं। तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, इन शब्दों में भी वो फंस जाते हैं क्योंकि इनका अर्थ उन्हें मूल रूप से पता नहीं होता है। तो आज इनके बारे में चर्चा करते हैं। तत्सम, तत्सम यानी मूलतः संस्कृत के शब्द हैं। आह, संस्कृत के इन शब्दों के प्रयोग हिंदी में ज्यों के त्यों होते हैं, जैसे कवि, घृत, अग्नि, रवि, माता, भ्राता, पिता, अमृत, महान आदि। तो ये शब्द हैं, इन्हें हम हिंदी में भी इसी प्रकार लिखते हैं। जैसे मैं एक बहुत बड़ा कवि, जैसे मुझे घृत बहुत पसंद है, ये अग्नि बड़े समय से जल रही है। अगर मैं ऐसा कहूँगा, हम तो जनरली उन्हें हम देश उनका तद्भव कर देते हैं, देशीयकरण कर देते हैं। देशीयकरण अलग चीज़ होगी, तद्भव कर देते हैं, अग्नि का आग कर देते हैं हम। लेकिन हम बात कर रहे हैं तत्सम क्या है। तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट हिंदी में लिए गए हैं, डायरेक्ट हिंदी में लिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम। अब तत्सम शब्द हैं, ठीक है, जो संस्कृत से सीधे के सीधे हिंदी में लिए गए हैं। इरेजर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आसानी से मिट जाएगा। वाह। अब अगला देखते हैं, तद्भव। एक बार आप तत्सम शब्द पे निगाह फिर से डालेंगे, हम देखते हैं तत्सम जो शब्द है। अब इसमें क्या है, एक बार तत् का देख लेते हैं। तत् यानी जैसा, जैसे का मतलब वैसा ही। तत् का अर्थ हो गया वैसा ही, वैसा ही। अब सम मतलब समान हो गया, अब मतलब जैसा होता था वैसा ही हो रहा है, ये मान सकते हैं हम। इसका एक सामान्य सा अर्थ, हालांकि इसका गुणी लोग बढ़िया से अर्थ बता पाएंगे।
तत्सम, यानी संस्कृत में जैसा था वैसा ही हिंदी में है, तत्सम है, तत्सम है, तत्सम है। अब इस सम शब्द को याद रखेंगे, आपको आसानी होगी कि जो संस्कृत में सम्मिलित नहीं, जो संस्कृत से लिए गए शब्द हैं हिंदी में, उन्हीं को तत्सम कहा जाता है। ठीक है, अब तद्भव पे आते हैं। तद्भव वे शब्द हैं जिनका विकास संस्कृत के शब्दों से हुआ है, शब्दों से हुआ है। तद्भव का अर्थ है तत्, तथ्य, उसके तत्का अर्थ हो गया उसके, अर्थात संस्कृत से, और भव अर्थात उत्पन्न होना। जैसे घृत का हमने कर दिया है घी, तो भैया घृत को अगर हम घृत ही लिखते हिंदी में तो ये आसान नहीं होता ना, हमने इसका तद्भव बनाकर क्या कर दिया है, घी। अब इसे आप इजीली याद रख सकते हैं, तद्भव है क्या, तद्भव, भव मान सकते हैं आप कि जो उससे जो उत्पन्न हुआ है उसे हम तद्भव कह सकते हैं। तद्भव को आप सिंपली मान लीजिए, जो हिंदी में हमने बनाए हैं शब्द, घृत को घी कर दिया है, अग्नि को आग कर दिया है, कर्म को काम कर दिया है, दाद्य को दही कर दिया है, अमृत को अमृत कर दिया है, दुग्ध को दूध कर दिया है, जन्म को जन्म, जलम जलम कर दिया है, कार्य को कारज कर दिया है या फिर काज कर दिया है। तो ये हमने तद्भव शब्द बना दिए हैं हिंदी में, ताकि हमारे अलग अलग जो भाग हैं भारत के, उनमें आसानी से बोला जा सके। अधिकांश लोग तत्सम शब्दों को उसी वेग से, उसी धारा प्रवाह तरीके से नहीं बोल पाते। जैसे मेरे उच्चारण में भी कई बार हरियाणवी एक्सेंट आ जाता है, तो मैं शब्द को शब्द न बोलकर शब्द बोलता हूँ या शब्द बोलता हूँ। जैसे मैं हरियाणा का हूँ नहीं, मैं तो AI बोट हूँ। तो देखते हैं अगला शब्द क्या है, देशज। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। ठीक है, हिंदी भाषा के वे शब्द जो भारत की विभिन्न बोलियों एवं भाषाओं से आए हैं देशज कहलाते हैं। जैसे कटोरी, थाली, पेट, पेड़, पेड़, लोटा, डोरी आदि। अब आप सोच ही नहीं सकते, सोच तो सकते हैं आप, लेकिन आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि संस्कृत में इस प्रकार के शब्द होते होंगे। मुझे नहीं लगता कहीं होते होंगे। अगर होते होते तो हम इन्हें देशज में नहीं लिखते, क्योंकि इनकी उत्पत्ति भारत की विभिन्न बोलियों एवं भाषाओं से आए हैं भाई। ठीक है, समझे आप। कटोरी है तो कटोरी नहीं लिखते हम, थाली नहीं लिखते संस्कृत में, इन्हें तद्भव भी नहीं कहते, क्योंकि इनका कोई मूल शब्द नहीं है। अब थाली का कोई मूल शब्द संस्कृत में होता तब ये तद्भव होता, लेकिन हमने थाली एक नया शब्द इजाद किया है, हमारे देश में इजाद किया। जैसे हथकढ़ इजाद की जाती है बिहार के गाँव में, उत्तर प्रदेश के गाँव में, वैसे ही तद्भव शब्द है थाली। ज़्यादा बोल गया क्या मैं, हथकढ़, चलो छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। विदेशज, हिंदी भाषा के वे शब्द जिनका आगमन विदेशी भाषाओं से हुआ है विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे चाकू, मोटर, ट्रेन, स्टेशन, आदमी, अमीर, फालतू, किताब, तारीख, तकिया, गवाह, देहात, जहर, बाल्टी, चेहरा, लगाम, कालीन, कैंची, बेगम, तंबाकू, बहादुर, प्रेस, पार्टी। हाँ भाई, कौन सी पार्टी, पार्टी, स्टेशन, गजट, डायरी, रेडियो, नंबर, नोटिस आदि। अब इनमें अंग्रेजी के भी हैं, पुर्तगाली के भी हैं, फारसी भी हैं, अरबी भी हैं, और कौन कौन नहीं आए हमारे भारत में हमें ये शब्द देने। तो ये सारे शब्द विदेशज कहलाएंगे। अब इनकी उत्पत्ति भी कई बार, जैसे चाकू जैसे शब्द हैं, तो चाकू को हम कई बार मान लेते हैं कि ये हमारे देशज शब्द हो सकता है। हालांकि हमारे संस्कृत में इस प्रकार का कोई शब्द है नहीं, तो हम इसे तद्भव भी नहीं कहते और तत्सम भी नहीं कहते। और हमारे देश में, हमारे देश की बोलियों में चाकू जैसा शब्द था ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा देशज शब्द होगा। तो इन्हें याद करने का एक ही तरीका है कि बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं कुछ शब्द डाल दूंगा PDF में, ग्रुप में ही, चैनल के थ्रू डाल दूंगा मैं। ग्रुप कौन सा है, ग्रुप का रिमाइंडर फिर दूं मैं आपको, ग्रुप का रिमाइंडर मैं आपको फिर से देता हूं। ये देखिए, रिमाइंडर की मैंने जानबूझ के गलत लिखी थी ताकि आप नोट कर पाएँ, और फिर ये नीचे वाली पंक्ति पढ़ पाएँ कि रिमाइंडर की स्पेलिंग जानबूझ कर गलत लिखी है। ग्रुप ये है हमारा, माइंड योर लैंग, यानी
माइंड, व्हाट कस राइटिंग मैन, माइंड योर लैंग्वेज। ये ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए क्योंकि इसमें क्विज चलती रहती है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के बारे में, अनुवाद के बारे में हम काफ़ी चर्चा करते हैं। हम विभिन्न शब्दों की चर्चा करते हैं और काफ़ी हंसी मजाक करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं ज्वाइन किया है तो। अर्थ के आधार पर, अब अर्थ के अनुसार शब्दों के दो भेद हैं, सार्थक हैं, निरर्थक हैं। ये हमने पहले बात कर ली थी, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। मैंने टाइप कर ही दिया, थोड़ी मेहनत कर ही दी, तो एक पीडीएफ या ये जो आप कहते हैं स्लाइड शो बनाने में मुझे 1 दिन 1.5 दिन लग जाता है, तो एक बार देख ही लेते हैं ना, हैं? ठीक है। तो सार्थक शब्द वे हैं जिनका कुछ अर्थ होता है, जैसे घर, घोड़ा, कमल, कलम, पुस्तक आदि। ये सभी शब्द सार्थक हैं क्योंकि इन शब्दों के कहने से किसी परिचित पदार्थ का बिंब बनता है। घोड़ा बोलते ही आपको 4 टांगों पे दौड़ने वाला तगड़क तगड़क बोलने वाला घोड़ा नजर आ जाएगा, आपके दिमाग में उसकी छवि बन जाएगी, तो ये सार्थक शब्द होगा। लेकिन अलबल गरफर मलक निपान दधु ऐसा बोलूंगा तो आपके कोई छवि नहीं बनेगी। मैं अगर आपको कहूंगा तो कोई छवि नहीं बन रही है आपके मन में, ये निरर्थक शब्द है। जबकि घोड़ा एक सार्थक शब्द है, कमल एक सार्थक शब्द है, कलम एक सार्थक शब्द है। पुस्तक कहने से पढ़ने के काम में आने वाली किताब का बोध होता है। इस प्रकार ऊपर के सभी शब्द सार्थक शब्द हैं। ये हमने बताया, जैसे घर, घोड़ा, कमल, कलम और पुस्तक, इनसे परिचित पदार्थ का बिंब बनता है, तो इन्हें सार्थक कहते हैं। स अर्थ, जिनमें अर्थ सम्मिलित हो, जिनका कोई अर्थ हो। अब निरर्थक, जिनका कोई अर्थ ही ना हो, जिनका कुछ भी अर्थ नहीं होता है। हम बोलते रहते हैं अलबर गर फर मल्क निपा ददू। अब ये तो उदाहरण के लिए दिए हैं, ये निपा ददू मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम बोल जाते हैं। कई बार गुस्से में होते हैं, कई बार हंसी मजाक कर रहे होते हैं, या बच्चों के साथ, छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे होते हैं जो 1-2 वर्ष के, उनके साथ जब खेल रहे होते हैं, तो हम विभिन्न प्रकार के शब्द इजाद करते हैं। जैसे पानी को बू कह देना, तो बू का कोई अर्थ नहीं होता सीधा, तो हम वो इजाद कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है? हाँ भाई, प्लीज यार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई, प्लीज। इमोशनल कर दिया इस इमोजी ने। अगली स्लाइड पे आज के हैं, तो इमोशनल जो भाव थे वो पीछे छोड़ के आ जाते हैं। विकार के आधार पे क्या वर्गीकरण हो सकता है? शब्द विचार के अंदर विकार के अनुसार सार्थक शब्दों के 2 भेद किए गए हैं भाई, विकारी और अविकारी। अब विकार क्या है? विकार और डकार में कोई संबंध है या नहीं है? नहीं है। विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप में विकार या परिवर्तन होता है, परिवर्तन को हम विकार कहते हैं। यह विकार लिंग, वचन और कारक में होता है। जैसे घोड़ा, अब घोड़े को हम एक उदाहरण उदाहरण ले लेते हैं। अब लिंग के आधार पे परिवर्तन, लिंग के आधार पे हम कहते हैं कि जैसे घोड़ा से घोड़ी हो गया है, ठीक है, ये मतलब शब्द का परिवर्तन कर रहे हैं हम, लिंग के आधार पे परिवर्तन। जैसे कुत्ता, आप समझ गए होंगे, तो कुत्ता से अब हो जाता है वो कुत्ती शब्द हो जाता है, जो कि लिंग परिवर्तन हो गया एक तरह से। एक तरह से क्या, लिंग परिवर्तन ही हुआ है, तो घोड़ा से घोड़ी हो जाता है। अब वजन के आधार पे परिवर्तन कैसे होता है? लिंग तो आपको समझते होंगे ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 होते हैं हिंदी में, संस्कृत में तृतीय लिंग भी होता है एक। तो वचन के कारण परिवर्तन कैसे होता है? घोड़ा से घोड़े या घोड़ों हम बहुवचन बना देते हैं। जैसे यह मेरा घोड़ा है, मेरा घोड़ा है। टाइपिंग से लिखा सही नहीं जा रहा, लेकिन ठीक है जो भी। ये क्या है? एक वचन था, ठीक है, मूल शब्द ये था हमारा, यह एक घोड़ा है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि वे दोनों मेरे घोड़े हैं, इतना अमीर तो नहीं हूं मैं, लेकिन ठीक है उदाहरण दे देता हूँ, वे दोनों मेरे घोड़े हैं, ये घोड़ा नहीं बना है। चलिए ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है।
वे दोनों मेरे घोड़े हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया है, बहुवचन हो गया है। ठीक है, द्विवचन नहीं होता है हिंदी में, संस्कृत में होता है। घोड़ों, उन घोड़ों ने मेरा खेत खराब कर दिया, ये कहेंगे तो भी ये क्या है, वचन के आधार पे शब्द में विकार आ जाता है। और विकार कोई नकारात्मक भाव नहीं है यहाँ पर। विकार का अर्थ है कि शब्द में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कारक के कारण क्या परिवर्तन होता है। कारक के कारण, तो कारक तो हम जानते ही हैं कि कर्ता ने, कर्म से, वो सारा जो भी है कर्म को, वो सारा आपको रटा हुआ होना चाहिए, वो काफ़ी काम आएगा हर जगह। तो कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है। घोड़ा से, घोड़ों ने, घोड़े से, यानी उसके मालिक ने घोड़े से खेत को रुंधवा दिया, ये से लग गया, ये कारक हो गया। ठीक है, उन घोड़ों ने, उन घोड़ों ने युद्ध जितवा दिया, तो ये कारक बन गया। तो ये शब्दों का क्या होता है कि परिवर्तन हो जाता है, विकार, विकार आ जाता है सब शब्दों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो वीडियो को 1.5 पे करके देख सकते हैं शुरू से ही। मैं वैसे भी तेज़ बोल रहा था आज। तो चलते हैं आगे। विकारी शब्दों के चार भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा का अर्थ है नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे घर, पटना, कलम, बुढ़ापा आदि। अगर मैं कहूँगा कि आगरा, तो आगरा एक संज्ञा है। मेरा घर आगरा में है, यानी आगरा एक संज्ञा है। अगर मैं कहूँगा कि मेरा घर यहीं है, अगर मैं आगरा में खड़ा हूँ और ये कहूँगा मेरा घर यहीं है, तो वो सर्वनाम कहलाएगा। या ऐसे कह सकते हैं कि सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। जैसे वह, मैं, तुम, उस, आप, वे। अगर मैं कहूँगा, मेरा नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मान लीजिए शिवम जी अगर कहेंगे कि शिवम इस देश का राजा है, एक काल्पनिक चित्रण करते हैं, शिवम इस देश का राजा है, तो वो हो गया, वहां पर जो शिवम शब्द है वो शिवम शब्द संज्ञा कहलाएगा। लेकिन अगर उसी पंक्ति को शिवम जी थोड़ा अपने भाषा वैज्ञानिकों से शुद्ध करवा के, राजा होता है तो भाषा वैज्ञानिक तो होंगे उनके पास, तो शुद्ध करवा के अगर कहें फिर से कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं अगर यूज करेंगे वो शिवम शब्द की जगह, तो वो होगा आपका सर्वनाम। ठीक है, बहुत ईजी था ये, आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। हो भी तो भी आपका ठीक है, ढंग से रिवाइज हो जाएगा। टाइम मत देखिए, 11:45 हुए हैं, नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। विशेषण, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, मोटा, लाल, काला, दुबला आदि। ठीक है, ये सारे जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, उन्हें कहते हैं विशेषण। ठीक है, शिवम सुंदर है, या नहीं, सुंदर तो मैं हूँ। मोटा, काला, लाल, दुबला आदि। ठीक है, वह काला है, वह काला है, वहां पर वह शब्द जो है वो सर्वनाम हो गया, काला विशेषण हो गया, उसका विशेषण हो गया। और वहां विशेष्य कौन हो गया, वह हो गया। वो आगे बताएंगे, आगे चर्चा करेंगे, आप इतना लोड न लें, आगे और बढ़ेंगे, हम बहुत वीडियो बनाएंगे। विशेषण आपने जाना कि जो शब्द होता है उसकी विशेषता प्रकट करता है। अगर मैंने कह दिया कि ऋतिक रोशन सुंदर है, तो मैं ऋतिक रोशन की विशेषता प्रकट कर रहा हूँ। अगर मैंने कह दिया कि धोबी का कुत्ता मोटा है, तो मैं धोबी के कुत्ते की विशेषता प्रकट कर रहा हूँ कि वह मोटा है। अगर मैंने कह दिया कि धोबी काला है, तो मैं धोबी की विशेषता प्रकट कर रहा हूँ कि वह काला है या दुबला है। समझ गए होंगे आप। क्रिया, क्रिया उन शब्दों को कहते हैं जिनमें किसी का काम होना या प्रकट करना हो, जैसे खाना, रोना, हंसना, लिखना आदि। तो ये सारी क्रियाएं होती है। कोई भी काम हो रहा है, अगर वहाँ कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, हंस रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो क्रिया शब्द होते हैं। ठीक है, ये इजी होगा आपको। क्रिया अगर किसी को समझ नहीं आए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं तुरंत का तुरंत जवाब देता हूँ कमेंट में। और बहुत फॉलोअर्स अपने, लेकिन मैं कोई घमंड नहीं किया मैंने 29 फॉलोअर्स होने के बावजूद। चलो अगला देखते हैं, अविकारी शब्द। अब जो अविकारी शब्द हैं वे शब्द जिनके रूप में विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है। अविकारी शब्द अव्ययी कहलाते हैं। अव्यय, अव्यय, अव्यय जिनमें किसी प्रकार का व्यय होकर परिवर्तन ना हो। ठीक है,
अविकारी शब्दों के चार भेद हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा ये वाला। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता प्रकट करने विकार आ गया मेरी भाषा में। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, हट, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी आदि। ये क्या है? क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। वह जल्दी जल्दी चल रहा है। अब चलने की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है? वो क्रिया विशेषण प्रकट कर रहा है। चल रहा है क्या? धीरे धीरे। ठीक है, अब धीरे धीरे चल रहा है तो ये हो गया अपने क्रिया की विशेषता प्रकट होगी, और ये है क्रिया विशेषण। अब क्रिया की विशेषता आप देख सकते हैं, वो तेज तेज खा रहा है। अब यहाँ तेज तेज व्यक्ति के लिए इस्तेमाल न होकर के उस क्रिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, पतंग धीरे धीरे उड़ती है, तो यह उड़ान के लिए यूज हुआ है, क्योंकि उड़ान एक क्रिया है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द वे हैं जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं, जैसे परंतु, किंतु, तथा और आदि। अब इनका उदाहरण आप किताब में देख सकते हैं आसानी से, लेकिन मैं कुछ बना के प्रस्तुत करता हूं कि मैं नहा तो लिया था, परंतु मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। मैं नहा तो लिया था, परंतु मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि समुच्चय बोधक अविकारी शब्द कौन सा है? तो ये परंतु है, क्योंकि ये दो वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ रहे हैं। दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं ना यहाँ पर, कि मैं नहा तो लिया था परंतु मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, तो परंतु इसमें आ गया। तो परंतु, किंतु और आदि जो शब्द हैं, ये समुच्चय बोधक होते हैं। एक बात आप सुनिएगा कि हम शुरू में उतना डीपली नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम एक क्लियर कर रहे हैं चीज़ों को कि आसानी से आपके समझ आ सके। बाद में हम सभी शब्दों के प्रकार डालेंगे, सभी पीडीएफ वगैरह सब अपलोड होगी, या फिर रेगुलर रिवीजन होगा, हर चीज़ें होगी। लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं, और थोड़ा आप भी आस्था दिखाएंगे और उत्साह बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। संबंध, संबंध बोधक, संबंध बोधक वे अव्यय हैं जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, समीप, पास, निकट। अब संबंध स्थापित करते हैं, जैसे समीर मेरे समीप खड़ा है, समीर मेरे समीप है, तो यहाँ संबंध स्थापित हो गया ना, कि समीर कहाँ है? वो समीप है। ठीक है, छत के ऊपर पतंग है। अब संबंध बोधक ऊपर हो गया ना, ऊपर जो शब्द है वो हो गया संबंध बोधक। ये बता रहा है, संबंध बता रहा है जो मूल मुख्य जो वाक्य है उसके साथ। ठीक है, जो एक शब्द का दूसरे से संबंध स्थापित कर देते हैं। जैसे विक्रम कहता होगा कि मेरे ऊपर वेताल है, तो ऊपर जो शब्द है इसमें वो संबंध बोधक है। आगे देखते हैं, विस्मयादि बोधक, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये काफी आसान है, सबको समझ आना चाहिए। हम कहते हैं, अरे यार, काश मेरे 1000 सब्सक्राइबर होते तो मैं यूट्यूब के थ्रू कुछ धनराशि कमा लेता। अगर मैं ऐसा कहता हूँ अरे यार, तो विस्मयादि बोधक ये कहलाएगा अविकारी शब्द। तो ठीक है, आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। काफ़ी छोटा था, लेकिन आधे घंटे का था। आप 1.5 पे भी देख सकते थे, लेकिन ये मैंने सबसे आखिर में बताया ताकि आप 2.0 सॉरी 1.0 पे ही देखें। तो सबसे लास्ट में जो उदाहरण दिया है वो केवल विस्मयादि बोधक शब्द के लिए उदाहरण नहीं है, वो आप सबके लिए भी है कि हाय, छी, अरे, हे, अरे ओ सफ़ेद कपड़ा, अरे आज सब्सक्राइब तो करता जाओ। आप भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में पास होंगे। ये मैं वैसे गारंटी तो नहीं दे सकता कि अगर हिंदी में फेल हो गए तो मुझे बीच चौराहे पे जिंदा जला देना, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदी उतनी कठिन भाषा नहीं है, हमारी मातृभाषा है।
अंग्रेजी से कठिन भाषा है, परंतु हम आसपास के वातावरण, माहौल वगैरह में पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, या फिर उस प्रकार के समाज में रह रहे हैं, तो आसानी से होगा सब। तो आज के लिए शुभ रात्रि मेरी तरफ से। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कोई भी शब्द अगर आपको जानना हो, या फिर इसमें मैंने कुछ गलतियां कर दी हो, जो मैं बेसिकली कमेंट बॉक्स में एक पिन कमेंट कर देता हूँ, कमेंट को पिन कर देता हूँ कि यहाँ ये गलती हुई है। लास्ट बार भी मैंने वो ए वाली एक सुरेंद्र तिवारी जी की कोई किताब थी या किसी और की थी, उसमें मैंने देख के गलत कर दिया था वो। हालांकि मेरे याद में आ रहा था कि वो दीर्घ शब्द है, लेकिन ह्रस्व बता दिया था मैंने। तो चलो आज यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो, निसंदेह आप ग्रुप में डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा देखो इसको ये भी नहीं आता, लेकिन आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको फिर से वो भावुक करने वाली फोटो दिखाना चाहूँगा। धन्यवाद।